नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गंगा की अविरलता और स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए मुहिम जारी। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता। पीएम ने 990 करोड़ रुपए लागत वाली 7 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ ही कई राज्यों के सीएम हुए शामिल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का किया उद्घाटन। 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी डेयरी हर दिन 10 लाख लीटर दूध करेगी प्रोसेस। डेयरी क्षेत्र में प्रशंसनीय काम के लिए अमित शाह ने की कर्नाटक की तारीफ। सहकारिता सम्मेलन में भी लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में बना नंबर 1 राज्य। प्रदेश के कृषि विभाग ने ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर एक तस्वीर के द्वारा कृषि विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाया। कहा कि खेती बनी वरदान, किसानों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 6-8 महीनों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में 16% का इजाफा। $991 मिलियन के ताजे फलों का हुआ निर्यात। तो बासमती चावल के निर्यात में देखी गई 39% से अधिक की वृद्धि। वहीं पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 88% का इजाफा। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में नव वर्ष पर शीतलहर के फिर से लौटने की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर डालेंगी प्रभाव। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। गंगा की अविरलता बनाए रखने और प्रदूषण की मार से गंगा को मुक्त रखने के लिए ये बैठक काफी अहम है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने 990 करोड़ रुपए लागत वाली 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं, 20 सीवर उपचार संयंत्रों और 612 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क का उद्घाटन किया। परियोजनाओं से नवादीप, कछारपाड़ा, हलीशर, बेकरपोर सहित गारुलिया, तीतागढ़ और पानीहाटी के नगर निगमों को लाभ होगा। इनकी क्षमता 200 LMT की सीवर ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा 1585 करोड़ रुपए की लागत से 5 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आगे बढ़ते हैं, जहां कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी डेयरी हर दिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी, जिसके बाद इसे बाद में भी बढ़ाया जा सकेगा। शाह ने सहकारिता डेयरी में हो रहे काम के लिए कर्नाटक सरकार को सराहा। शाह ने बाद में सहकारिता सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेगा डेयरी प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी और बाद में इसे 14 लाख लीटर प्रतिदिन ले जाने की क्षमता है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस होता है तो लाखों किसानों के घर में खुशहाली पहुंचती है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक देश भर के उन राज्यों में है जहां सहकारिता डेयरी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद ही किसानों ने अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। अगर उस समय इस पर काम होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति कुछ और होती। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के लिए विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय से अलग हो, इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता
तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। इसके बाद अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें कर्नाटक के अलग अलग हिस्से से आए सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे पहली सहकारिता कर्नाटक के गांव में 1905 में शुरू हुई थी। भारत की आबादी के लगभग 91% गांव किसी न किसी प्रकार से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं और लगभग पैक्स के माध्यम से किसानों के 70% कवरेज को कोऑपरेटिव कवर करता है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है, जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और 63,000 पैक्स, और ये सब मिलकर हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस का 19% फाइनेंस आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से होता है। 40% चीनी कोऑपरेटिव के माध्यम से उत्पादित की जाती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता समिति में चुनाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए एक बिल आया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उन्होंने कहा कि सभी कोऑपरेटिव का एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने कोच्चि में केंद्रीय मत्स्यिकी, समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के ट्विटर हैंडल पर जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है। प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 2,850 किलोग्राम से बढ़कर 3,115 किलोग्राम हो गई है, जो देश की उत्पादकता के आसपास है। दलहनों में चना और मसूर के उत्पादन में पहला स्थान प्रदेश का है। वर्ष 2015-16 में पुरस्कार गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मिला। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। इस वर्ष प्रदेश की कृषि विकास दर 25% रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके एक तस्वीर के द्वारा कृषि विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाया है। उन्होंने लिखा कि खेती बनी वरदान, किसानों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, जहां वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के उत्पादों का समग्र निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल-नवंबर के अवधि के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के 15.07 बिलियन डॉलर की तुलना में 16% बढ़कर 17.43 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 954 मिलियन डॉलर के बराबर के ताजे फलों का निर्यात किया गया, जो चालू वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान 991 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों का निर्यात चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान उछलकर 1,310 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान 988 मिलियन डॉलर रहा था। दलहन के निर्यात में चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान मसूर का निर्यात 206 मिलियन डॉलर से बढ़कर 392 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 8 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 39.26% की बढ़ोतरी देखी गई, जब इसका निर्यात 2,063 मिलियन डॉलर से बढ़कर 28,073 मिलियन डॉलर तक चला गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 8 महीनों में गैर बासमती चावल के निर्यात में 5% की बढ़ोतरी देखी गई, जब इसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष 3,930 मिलियन डॉलर से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान 4,109 मिलियन डॉलर हो गया।
चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों के पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 88.45% की बढ़ोतरी देखी गई। पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात चालू वित्तीय वर्ष में 8 महीनों के दौरान $82 मिलियन था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान यह निर्यात $43 मिलियन रहा था। इसी प्रकार डेयरी उत्पादों के निर्यात में 33.77% की वृद्धि दर्ज कराई, जिसका निर्यात अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान बढ़कर $421 मिलियन हो गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान इसका निर्यात $315 मिलियन का रहा था। चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों में गेहूं निर्यात में 29.29% की वृद्धि देखी गई, जब इसका निर्यात अप्रैल-नवंबर 2021 के $1,166 मिलियन की तुलना में बढ़कर अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान $1,508 मिलियन तक पहुंच गया। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष पर शीतलहर के फिर से लौटने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाएंगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज ठंड की स्थिति बन सकती है, जिससे जनवरी की शुरुआत में ठंड का कहर काफी तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 1 से 4 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में साल 2022 के आखिरी दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के साथ गलन ने सर्दी बढ़ा दी है। वाराणसी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं कानपुर में भी शीतलहर का कोहरा कहर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि नए साल से प्रदेश में पारा और गिरेगा, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और दिसंबर के मुकाबले जनवरी लोगों को ज्यादा ठिठुरने पर मजबूर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से न्यूट्री सीरियल्स को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ ही इनका निर्यात बढ़ने से देश के किसानों को कितना फायदा होगा और कृषि शिक्षा में मोटे अनाजों को लेकर किस तरह के प्रशिक्षण व शिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि शिक्षा डॉक्टर आरसी अग्रवाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटा अनाज 2023 वर्ष घोषित किए जाने से न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों की मांग बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में इसका किसानों को फायदा भी होगा। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर आरसी अग्रवाल। सर, कृषि शिक्षा में मोटे अनाजों का पढ़ाई आदिकाल से होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 8 साल के कार्यकाल देखें तो मोटे अनाजों को न केवल बढ़ा बल्कि इनके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को लेकर भी शिक्षा में कई तरह के कौशलयुक्त नवाचार किए हैं। किस तरह देखते हैं मोटे अनाजों को बढ़ावा देना? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं। अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपको प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और प्राकृतिक खेती में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो हम मोटे अनाज पर ही देते हैं, क्योंकि मोटे अनाज कम पानी में कम लागत में आपको पैदावार देते हैं। बस आपको ये कोशिश करनी है। हमारे जो कोर्सेज चलते हैं फूड टेक्नोलॉजी के, सभी विश्वविद्यालयों में, हमारे कृषि विश्वविद्यालय में इसके फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर बच्चे जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट बेस्ड किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, और जब वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे और हम लोग उसको अपने खाने में उतारेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, किसान भी प्रोत्साहित होंगे, और शिक्षा में जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाएं। कौन कौन से कोर्सेज और किस तरह अगर कोई किसान करना चाहे इस तरह का कि मोटे अनाज का प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या व्यवस्था आपके यहाँ? हमारे किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर या हमारे किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में जाकर कोई भी किसान हमारे जो संबंधित वैज्ञानिक हैं या जो टीचर्स हैं उनसे संपर्क साध सकते हैं, और वो इसमें मोटे अनाज में किस तरह से मूल्य संवर्धन करना है, किस तरह से इसको और बढ़ावा देना है, किस तरह से खेती करनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी करीब हमने जो 450 नए कोर्स शुरू किए हैं उसमें बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं,
जिसमें मूल्य संवर्धन की बात हम करते हैं मिलेट्स में, मोटे अनाज में, और इससे भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हमारे बच्चों को और हमारे कृषि शिक्षा को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो विदेशी मेहमान हैं उनकी थाली तक मोटे अनाज पहुंचेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और किसानों के लिए भविष्य की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो इससे कितना फ़ायदा भविष्य में देखते हैं? इससे मैं समझता हूँ कि अगर इसका निर्यात होता है, और निर्यात जरूर होगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय एक जो मिलेट ईयर घोषित किया है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो इससे सभी देशों में इसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और उस डिमांड बढ़ने से हमारे, क्योंकि मिलेट्स में सबसे अच्छा उत्पादन भारतवर्ष में हो सकता है, तो भारतवर्ष में हमारे जो किसान हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरह से वो ज़्यादा इसका उत्पादन करें और ज़्यादा फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हेल्थ बेनिफिट दे पाएँ। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका मानना कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने से एक और जहां मोटे अनाजों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से किसानों और युवा उद्यमियों के लिए इसका फायदा भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन एम ए खान के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में 29 दिसंबर को धान का भाव रहा 1810 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1840 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 दिसंबर को धान 3850 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 दिसंबर को सामान्य धान का भाव था 2040 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो शुक्रवार को सहारनपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2040 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3050 रुपए। बस्ती मंडी में धान 2040 रुपए क्विंटल पर बिकी। बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 दिसंबर तक रबी धान की बुआई 11,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 10,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,44,000 हेक्टेयर आगे है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को तमिलनाडु की रोड और पेरुंदुरई मंडी में हल्दी के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की रोड मंडी में 29 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,979 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 165 रुपए की कमी आई और भाव जा पहुंचा 5,814 रुपए क्विंटल पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में गिरावट देखने को मिली। इरोड मंडी में 29 दिसंबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 7,004 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 6,804 रुपए क्विंटल पर हुए। बात राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी की करें तो यहाँ भी बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,299 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में 419 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 5,880 रुपए क्विंटल पर आ गया। इसी तरह फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में 30 दिसंबर को 605 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 7,019 रुपए से 6,414 रुपए हो गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका।
बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तरी कर्नाटक के शुष्क इलाके में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो मूंगफली की बुआई कर ले। इसके साथ ही यहाँ अरहर और रागी की कटाई करें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद उनकी गहाई कर ले। उत्तरी कर्नाटक में ही इस समय किसान मिर्च की तुड़ाई और कपास की चुनाई भी कर ले। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में इस समय धान की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी में नमी का लाभ लेते हुए मूंग और उड़द की बुआई करे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के किसान इस समय धान की रुपाई कर सकते हैं। वहीं चित्तूर और नेल्लोर जिलों में तिल की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले में उड़द की बुआई करे। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ ज्वार और सूरजमुखी की बुआई करे। यही किसान इस समय धान की कम अवधि वाली किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। पश्चिमी तमिलनाडु में इस मौसम में चने में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु में इस समय कपास में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं कोंकण में रबी धान की नर्सरी लगाएं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कपास की चुनाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ अरहर की कटाई करते रहें और प्याज की रुपाई कर ले। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर।
शुक्रवार की सुबह एक बड़े हादसे में बाल बाल बचे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई है। ऋषभ पंत के माथे पर टाके लगे हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। गुजरात के नवसारी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की टक्कर होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गुजरात के नवसारी में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजनों को दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अनंतनाग जिले के पहलगांव में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर आमिर खान की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद फ्लावर शो 2023 का उद्घाटन किया। फ्लावर शो में कई तरह के खूबसूरत फूलों और पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल से फ्लावर शो का आयोजन नहीं किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने बेहद प्रभावशाली रिकॉर्ड कायम करते हुए और अभी तक लोगों को 8 करोड़ 50 लाख परामर्श दिए हैं। इसमें रोगी डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों और विशेषज्ञों से स्वास्थ्य के बारे में सलाह मशवरा करते हैं। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नोएडा में इस सिरप को बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।